हमारी बात चल रही है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। लास्ट क्लास में मैंने करवाया था कि एक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर हमें स्टार्ट करनी है तो क्या उसके स्टेप्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट क्लास में करवा दिए थे, जिसमें नेम अप्रूवल, पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है, फिर नेम अप्रूवल लेनी है। नेम अप्रूवल के बाद हमें जो है रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स करने होंगे तैयार। नेम अप्रूवल लेंगे, सिग्नेटरीज फिक्स करेंगे, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। इस डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी क्या काम करेगी, किस नाम से काम करेगी, और कंपनी केवल वही काम कर सकती है जो काम उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण इसके अपने हाथ पैर तो नहीं है, लेकिन इसका जो ब्रेन का काम करता है, इसकी जो लिमिट्स डिसाइड करता है, जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है ना हमारी बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी की मूवमेंट्स को, उसी तरह से एक कंपनी के ब्रेन का काम करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जो भी चीज़ इस डॉक्यूमेंट में गिवन होती है, कंपनी को उसी लिमिट्स में रहकर काम करने होते हैं। यानी कि उसके जो डायरेक्टर्स डिसीज़न लेते हैं वो इस डॉक्यूमेंट की लिमिट्स में रहकर ही डिसीज़न ले सकते हैं। अगर वो इस डॉक्यूमेंट से बाहर जाते हैं, इसमें गिवन क्लॉजेज को अगर वो लोग इग्नोर करते हैं, तो उसके लिए पर्सनली वो लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे या वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आउटसाइडर्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अपने लॉ की जानकारी हमें खुद होना ज़रूरी है। अगर हम कोई लॉ तोड़ते हैं तो हम ये नहीं कह सकते, आप अभी क्लास में, मैंने अभी कहाँ हो भाई तुम, ऐसा लग नहीं रहा क्या बात कर रही हूँ मैं, क्या पढ़ा रही हूँ मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट शुरू किया है? हाँ, कौन सा डॉक्यूमेंट शुरू किया है? मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो जैसे हम कहते हैं कि हमें लॉ की जानकारी होनी चाहिए पहले से ही, और अगर हम लॉ ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें जानकारी नहीं थी तो हमें रिलीफ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे कंपनी के भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जानकारी किसी भी व्यक्ति को होना ज़रूरी है जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है। मतलब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ डीलिंग विद द कंपनी टू हैव द नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हिमसेल्फ। ठीक है, उसके लिए अगर कोई भी काम कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की लिमिट से बाहर होता है तो उसके लिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। तो नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर कट इसमें दी हुई है लाइन। एज पर सेक्शन 256 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी जब स्टार्ट होती है उसी टाइम पर बनाया जाता है उसमें, लेकिन बाद में उसमें एज पर रूल्स ऑल्ट्रेशंस भी की जा सकती हैं। ऑल्ट्रेशंस मतलब चेंजेस, जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस भी हमें प्रॉपर एक सिस्टम से करने हैं, प्रोसीडिंग से करने हैं। तो वही चीज़ें इसके ऊपर बाइंडिंग होती हैं, कंपनी केवल वही काम कर सकती हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 6 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसमें पहला पार्ट है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, जैसा कि इससे साफ पता चल रहा है इसके अंदर क्या दिया होता होगा कि कंपनी किस नाम से काम करेगी, यानी कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स बाइंडिंग होंगे, उसके लिए वो क्लियरली कंपनी का नाम दिया जाता है जो वो पहले से अप्रूवल ले चुके हैं। आपने अगर पहला जो टॉपिक पढ़ा हो तो उसके अंदर नेम अप्रूवल था, सबसे पहला स्टेप होता है नेम अप्रूवल। उसके अंदर जो नाम अप्रूव हुआ है वो नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी प्रिंट किया जाता है कि कंपनी केवल इस नाम से कांटेक्ट करेगी, और अगर किसी और भी नाम से, उसकी विद स्पेलिंग्स, ठीक है, अगर किसी और नाम से कंपनी में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर बाइंडिंग
नहीं होता। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी विद विच द कंपनी विल बी नोन विच हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, कौन सी स्टेट में होगा, ठीक है, और उसी स्टेट के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। कंपनी की ब्रांचेस कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन आपने भी अगर कभी देखा हो तो हेड ऑफिस अलग से लिखा होता है, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही होता है। उसका हम एग्जैक्ट एड्रेस उसी वक्त दे सकते हैं, और नहीं तो जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिंट करवाते हैं तो उसके विदिन 30 डेज़ ये जो है हमें बाद में रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना होता है। मतलब हम ऐसा हो जाता है ना कई बार कि हमें अभी एड्रेस एग्जैक्ट हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर स्टेट के इस शहर में हमारा ऑफिस होगा, लेकिन अभी उसकी अगर आपने लोकेशन डिसाइड नहीं की है तो वो 30 डेज़ के अंदर आपको दोबारा से रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको साथ साथ एग्जैक्ट एड्रेस भी देना होता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। जैसा कि आपको नाम से भी पता चलेगा, ऑब्जेक्ट्स मतलब उद्देश्य, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, इस क्लॉज में दिया जाता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। ये एक्चुअली में कंपनी के कामों की लिमिट डिसाइड करती है, और कोई भी कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिए गए काम के अलावा किसी और भी काम में अपने फंड्स इन्वेस्ट नहीं करती। अगर इसमें दिए गए काम के अलावा किसी और काम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसको अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है कि इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड, बताते हैं कि ये क्यों बनाई गई है। कंपनी इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एनी एक्टिविटी which is beyond the object stated in this clause. The main object for which the company is formed are listed in this sub clause. ये एक सब क्लॉज हो गई, 6 पॉइंट है ना, तो तीसरी क्लॉज है ये। उसके अंदर आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। इट मस्ट बी ऑब्जर्व दैट एन एक्ट विच इज़ आइदर एसेंशियल और इंसिडेंटल फॉर द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज डीम्ड टू बी वैलिड। मतलब कि आपने जो मेन ऑब्जेक्टिव दिया है उसको अच्छी तरीके से अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए अगर आप कोई और एक्टिविटी करते हो, कहीं पैसा लगाते हो, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ बनानी शुरू की, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग के लिए आपने कोई काम किया तो वो तो वैलिड होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कहीं और आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया विच इज़ नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, देन इट विल नॉट बी लीगल, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटी क्लॉज, जैसा कि आपको पता ही है जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? हाँ जी, लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड? लिमिटेड और अनलिमिटेड में अंतर क्या होता है ये पता है आपको? क्या डिफरेंस है दोनों में? किसके पास पैसे नहीं बचते? हाँ, तो किसके पास पैसे नहीं बचते वही पूछ रहे हैं। किसके पास पैसे नहीं बचते? किसके पास? तो फिर किस घर का सामान किसका बिकेगा? जिसने लिया नहीं, बिजनेस ने लिया हुआ। यहाँ पर बात होती है बिजनेस की। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। और इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर लेस देन द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, देन द ऑनर्स, उसके बिजनेस के जो ऑनर्स हैं उनकी अगर पर्सनल एसेट्स को भी अगर यूज़ किया जाए, लायबिलिटीज़ किसकी? बिजनेस की, पे ऑफ करने के लिए, तो हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर बिजनेस के ऑनर्स की एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकते तो लिमिटेड लायबिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखो बिजनेस में कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, उसके सोल प्रोप्राइटर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। ये आप अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
बल्कि मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तब उस वक्त लीगली उनको एक देखा जाता है, इसीलिए उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोली जाती है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि इसके जो कंपनी के शेयर होल्डर्स का क्या स्टेटस है, क्या होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं हम कंपनी का? ऑनर। क्या बोलते हैं कंपनी का? ऑनर, जिन्होंने अपना पैसा दिया है, कंपनी में इन्वेस्ट किया है टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन दे विल नॉट मैनेज द बिजनेस, दे विल नॉट टेक द डिसीजन, दे आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग देयर मनी, देयर सेविंग्स इन द बिजनेस, बट द बिजनेस विल बी लुक्ड आफ्टर a group of people who are elected by them, known as board of directors। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एज टीचर काम कर रही हूँ और मेरे पास सेविंग्स हैं, तो मैं अपनी सेविंग्स को बैंक में रख सकती हूँ, तो मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, और वो फिक्स मिलेगा और बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं ज़्यादा अर्न करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिलें, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट्स हों, तो मैं अपने उस पैसे को किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैं क्या वहाँ पर मैं यहाँ टीचिंग करूँगी या वहाँ पर वो जिस पैसे कंपनी में मैंने शेयर ख़रीदा वहाँ उसको मैनेज करने जाऊँगी? मुझे तो यहाँ काम करना है। तो मैंने जहाँ पर अपना पैसा दिया है उस पैसे को कौन मैनेज करेगा? उसको उससे मुझे कौन प्रॉफिट अर्न करके देगा? कोई दूसरे लोग जिन्होंने उस कंपनी को स्टार्ट किया है। कुछ लोग, क्योंकि हम लोग तो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, कुछ लोग बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, वो रिस्क लेते हैं। अब मैं अगर मान लो किसी और को अपना पैसा दे रही हूँ तो क्या कर रही हूँ? रिस्क ले रही हूँ। रिस्क के बदले में मेरी क्या उम्मीद है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा? तो इसका मतलब मैं उस कंपनी की ऑनर हूँ, ऑनर ऑफ अ पार्ट ऑफ द कंपनी, नॉट द होल कंपनी। शेयर खरीदने से क्या होते हैं हम? शेयर अब वो वाला शेयर भूल जाओ, हम किसी भी चीज़ में शेयर करते हैं। मान लो आप लोग मिलकर एक आइसक्रीम लाए, सब बच्चों ने उसमें 20-20 रुपये मिलाए, 100 रुपये की आइसक्रीम लाए, तो क्या आप उसमें आइसक्रीम किस हक से लोगे? किस हक से लोगे उस आइसक्रीम को? अगर आप 5 बच्चे खाते हैं तो किस हक से खाएंगे? कि क्या हक होगा आपका? क्योंकि मेरी भी है, मेरी भी ऐसे खाओगे ना, यानी कि उस आइसक्रीम के आप भी ऑनर हो। लेकिन कितने ऑनर हो? उस पार्ट के। लेकिन अगर आपने उसमें पैसे नहीं मिला रखे हैं और आपकी फ्रेंड आइसक्रीम खरीद कर लाई और उस एक बच्चा आइसक्रीम खरीद कर लाया, उसने 5 को कहा चलो जी आइसक्रीम खा लो, तब आप किस हक से खाते हो? अब ये भूल जाना कि हाँ जी फ्रेंड है तो हम तो खा लेंगे लूट कर। नॉर्मली हम कैसे खाएंगे? सपोज मैं आइसक्रीम लाती हूँ और मैं आपको कहती हूँ बच्चे खा लो आप भी आइसक्रीम, तो आप किस हक से खाओगे? क्या हक होगा आपका? जस्ट एज एन ऑब्लिगेशन कि मैम कह रही हैं चलो थोड़ी सी खा लेते हैं। क्या उस वक्त आप लड़ाई करने का हक रखते हो कि मुझे आइसक्रीम बराबर क्यों नहीं मिली? लेकिन अगर आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है तो शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है? शेयर खरीदने का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अपनी ऑनरशिप खरीदना। हम मिलकर नहीं खरीद सकते। गांव वालों ने एक ट्रैक्टर खरीदा मिलकर, उसमें लोगों ने पैसे मिलाए, अब उस ट्रैक्टर पर किसका हक है? किसका हक है? सबका हक होगा ना। किसी एक किसान को ट्रैक्टर चाहिए जिसने उसमें पैसे दे रखे हैं, तो क्या वो किसी से रिक्वेस्ट करेगा भाई भैया प्लीज़ अपना ट्रैक्टर दे दो मुझे? क्या कहेगा वो? मुझे ट्रैक्टर चाहिए, आज का दिन मेरा है। किस हक से कहेगा? क्योंकि वो उसका ऑनर है। समझ रहे हो? तो कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है? उस कंपनी की ऑनरशिप खरीदना, ऑनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। और वो क्या ले रहे हैं? शेयर खरीद कर वो क्या ले रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। किस एक्सपेक्टेशन में? उनको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और अगर वो प्रॉफिट, और साथ में जब बिजनेस का नाम बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा? उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है? तो इसमें लायबिलिटी क्लॉज में क्या दिया जाता है? लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर मैं खुद बिजनेस करती अकेली सोल प्रोप्राइटर के रूप में,
तो अगर मैं बिज़नेस करती तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती। मैंने कोई बिज़नेस अपने आप स्टार्ट किया, खुद डिसीज़न लिए, खुद पैसा लगाया और मेरे बिज़नेस को लॉस हो गया, तो मेरी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ेंगी। लेकिन कंपनी के केस में क्या होगा कि जितना मैंने पैसा बिज़नेस में लगा दिया वो तो मेरा यूज़ हो जाएगा, लेकिन मुझसे कोई पर्सनली आकर पैसा नहीं मांग सकता कि और पैसा दो, आपकी कंपनी लॉस में चली गई है। ये इसमें फ़ायदा होता है। तो इसमें लायबिलिटी कैसी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में? लिमिटेड। तो दिस क्लॉज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। ये वाली बात क्लियरली कही जाती है। हालांकि हमारे इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी की ही जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, बट कई बार अनलिमिटेड लायबिलिटी की, पर इंडिया में अनलिमिटेड लायबिलिटी की जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है। बट ये वाली बात भी क्लियरली क्लॉज में दी जाती है। ये नहीं है कि आपकी होती है तो चलो छोड़ देते हैं। तो दिस क्लॉज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। कि अगर शेयर्स के ऊपर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो वो उसके ऊपर का अमाउंट तो दे देंगे, ठीक है, लेकिन बाकी उनसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। इसके बाद है कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथोराइज्ड टू रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर। ये भी बताया जाता है इसमें कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने पैसे कलेक्ट करेगी, इकट्ठे करेगी शेयर्स इशू करके। द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी along with its division into the number of share having a fixed face value is specified in this clause। इस क्लॉज में बताया जाता है कि हम कितनी कैपिटल इकट्ठी करेंगे और उसको कितने रुपए के शेयर्स में डिवाइड करेंगे। कंपनी के केस में यही कहा जाता है कि छोटे छोटे शेयर होल्डर्स भी, छोटे छोटे सेवर्स भी अपना पैसा कंपनी के शेयर्स में लगाएं। ये विचारधारा थी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो कुछ ही लोग रिस्क लेने की बजाय रिस्क को भी डिस्पर्स कर दिया जाता है, शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट में। मान लो हमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो ये नहीं कहेंगे 10-10 लाख रुपए सब दे दो। वो क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए को 100 रुपए के एक शेयर में डिवाइड कर देंगे या 10 रुपए के एक शेयर में डिवाइड कर देंगे कि चलो जी 10-10 रुपये सब लोग मिलाओ, तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब किसी की मर्जी है वो 1 शेयर खरीदे या 1000 शेयर खरीदे, तो लेकिन उन्होंने मिनिमम लिमिट 10 रुपये की मान लो कर दी। हालांकि वो लॉट बना देते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कंपनी लॉट बना देती है कि 100 शेयर्स का एक लॉट आपको एक साथ खरीदना होगा, अप्लाई करना होगा, वो अलग चीज़ है। बट कंपनी के जो टोटल कैपिटल है उसको छोटे छोटे शेयर्स में, कितने शेयर में आप डिवाइड कर रहे हो, लिख दिया जाता है। समझ रहे हो मेरा केस? में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो आप लोगों को एक केक खरीदना है, 10,000 रुपये का केक आएगा, कौन देगा 10,000 रुपये? मुश्किल है बहुत, आप तो स्टूडेंट हो। आप क्या करोगे? मान लो आपने EMC में आपने एक केक का बिज़नेस स्टार्ट किया, केक की बेकरी स्टार्ट करूँगी मैं। हम लोग आपको कह रहे हैं टीम बना लो, है ना। टीम बनाने का मतलब क्या है? एक तरह से सब लोग उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। आपने 7 बच्चों की टीम बना ली, ठीक है, 10,000 रुपये का केक लाना है। क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? कैसे डिवाइड करोगे? आपने मान लो पूरी क्लास को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया, कैसे डिसाइड करोगे कौन कितने पैसे दे? 10,000 रुपये का केक लाना है, उसको 10 रुपये का एक शेयर बना दो। कितने शेयर बन गए? 1000। अब आप कहो कि भाई जिसकी जितनी मर्जी है, हमें 10,000 रुपये इकट्ठे करने हैं, केक लाना है, उसको हम ऐसे बेचेंगे, स्टॉल लगाएंगे, वो 10,000 का केक 15,000 में बिक जाएगा, जैसे आपको उम्मीद है। ये नहीं ऐसे ही, किसी को झूठे सपने नहीं दिखाने होते, रियलिस्टिक आपको प्रॉपर रिपोर्ट बना के देनी है। 10 रुपये का एक शेयर है, फिर क्या होगा बताओ? आगे क्या होगा? किसी का मन करेगा वो 10 रुपये देकर एक शेयर खरीद लेगा। अगर 10 रुपये का कोई एक शेयर खरीद रहा है तो उसमें 1000वां हिस्सा खरीद रहा है। कोई बच्चा उसमें 200 शेयर खरीद लेगा तो वो 200 रुपये दे देगा। कोई बच्चा 1000 शेयर खरीद लेगा तो पूरे 10,000 दे देगा। कोई बच्चा 100 शेयर खरीदेगा तो 1000 रुपये दे देगा। तो ऐसे करके क्या होगा? क्या होगा? आपके पास 10,000 रुपये आ जाएंगे। अब वो केक किसका होगा? कोई एक बच्चा तो जिम्मेदारी ले रहा है
तो नेचुरल बात है वो भी अपने पैसे उसको ज़रूरी होंगे लगाने। अब वो केक किसका होगा बताओ, किसका, उस केक के ऊपर किसकी ऑनरशिप, किसका राइट है उसके ऊपर? जिन्होंने भी शेयर्स खरीदे, वो केक बेच दिया, बिक गया, मान लो पूरा केक बिक गया, 12,000 रुपये में बिका टोटल उसका केक, अलग अलग पीस करके ये आपने मान लो बेच दिए, 2,000 रुपये पर किसका राइट है? सबका। कैसे बांटोगे 2,000 रुपये? 2,000 के भी 1,000 हिस्से कर दोगे, 2 रुपये पर शेयर हो गया, ये डिविडेंड होगा। ये कंसेप्ट है शेयर का। तो आप लोगों को ये बात पहले बतानी है कि हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी है, उसको हम इतने शेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, इतने रुपए का एक शेयर है, ठीक है। ये वाली बात भी बताकर चलनी होती है। आप लोग ईएमसी में ये चीज़ भी कर सकते हो प्रैक्टिस, कि हम शेयर्स इशू करेंगे। हाँ जी, द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम। तो जो लोग कंपनी के साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा और वो लिखेंगे कि हाँ हम कंपनी के इतने शेयर लेने के लिए तैयार हैं। जिसने प्रपोजल दिया है, ये नहीं है कि दूसरों को प्रपोजल देकर छोड़ दिया, ठीक है, वो भी अब बताएंगे हम इतने इतने शेयर हम लोग भी खरीदेंगे। इसके बाद जो है आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वो कॉपी, एक कॉपी जमा करवाने रजिस्ट्रार के पास, और एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो तो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी की के बाहर वालों के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे, क्या कंपनी करेगी क्या नहीं करेगी वो बताएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी के अंदर जो भी काम होंगे बाहर वालों के साथ, कैसे उन कामों का प्रोसीजर क्या होगा, वो रूल्स बताएगा। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आर द रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, की कंपनी कैसे इंटरनली काम करेगी उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दीज रूल्स आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या हुआ कि एक तरह से जो ये रूल्स इसके अंदर दिए जाते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ दे रखा है उनको अचीव करने के लिए क्या रूल बनाए जाएंगे वो लिखा जाएगा। जैसे मान लो हमें शेयर्स ऑफर करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं, शेयर्स अलॉट करने हैं, शेयर ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो कैसे करने हैं, क्या प्रोसीजर होगा, वो वाली बात भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताई जाएगी, ठीक है। द रूल्स आर सब्सिडरी एंड शुड नॉट कंट्राडिक्ट और एक्सीड एनीथिंग स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा, उसके और फिर उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे उससे रिलेटेड रूल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये भी कहा गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी हम टाइम टू टाइम बदल भी सकते हैं। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को टाइम टू टाइम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। ऐसे इट ऑल्सो कैन बी ऑल्टर्ड। और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ध्यान रखो, अभी तक मैं आपको कई चीज़ों में बता रही थी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलग होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग होती है, बताया था मैंने आपको कि, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके ऊपर रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को काफ़ी चीज़ों से छूट मिली होती है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा केस है जिसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी होता है, और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी चाहे तो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलग से बना सकती है, नहीं तो एक टेबल दे रखी है, टेबल ए इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है, उसको भी वो फॉलो कर सकती है। इसके बाद हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर सारे रूल्स होंगे, तीसरा आपको डॉक्यूमेंट बनाना होगा, एक रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट क्या होती है? कंसेंट का मतलब होता है सहमति, भाई हाँ हम राजी हैं, हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, कि जब कंपनी बनती है तो उसके जो पहले डायरेक्टर्स होते हैं, जो लोग डिसीज़न लेना स्टार्ट करेंगे, वो फर्स्ट डायरेक्टर्स कहलाते हैं। उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रमोटर्स करते हैं,
उनको प्रमोटर उनको राज़ी करते हैं कि आप डायरेक्टर बन जाओ हमारे। फिर इसके बाद जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको विदिन 6 मंथ एक मीटिंग बुलानी पड़ती है सभी शेयर होल्डर्स की। फिर वो शेयर होल्डर्स चाहें तो उन्हीं डायरेक्टर्स को कंटिन्यू करवा सकते हैं, नहीं तो फिर वो अपनी मर्जी से नए डायरेक्टर को भी चुन सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम डायरेक्टर उसके काम करने के लिए कोई जिम्मेदारी लेने वाले जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं और उनसे एक रिटर्न में कंसेंट लेनी पड़ती है कि हाँ हम लोग कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ रिटर्न कंसेंट ऑफ ईच पर्सन named as a director is required confirming that they agree to act in that capacity and undertake to buy and pay for qualification shares। तो डायरेक्टर बनने के लिए उनको शेयर्स भी खरीदने पड़ते हैं। तो कहते हैं हाँ जी हम तैयार हैं काम करने के लिए, और वो जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद एक एग्रीमेंट, जैसे कि उसने प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए थे तो उनके साथ जो है एक एग्रीमेंट जो भी साइन किए जाते हैं वो किया जाता है। द एग्रीमेंट इफ एनी विच द कंपनी प्रपोजेस टू एंटर विद एनी इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, उनको भी अगर आपने अपॉइंट किया तो आपने उसके भी एग्रीमेंट तैयार करने हैं। 4 डॉक्यूमेंट हो गए। 5वां एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी मतलब इसको बोलते हैं वैधानिक वो लिखते हैं अपनी तरफ से, डिक्लेयर करते हैं कि हमने जो भी कंपनी बनाई है वो एज़ पर रूल्स बनाई है। यानी कि हमने कंपनी लॉ के एक तरह से अपनी अंडरटेकिंग, आप लोग भी कभी फॉर्म भरते हो तो लिखते हो ना हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हमने इसमें जो कुछ कहा है वो सही है, कानून द्वारा मान्यता है, इस टाइप की बातें। हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट जब तैयार किए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है ये हमेशा होता है। तो कंपनी के केस में भी एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दी जाती है कि हमने जो भी मेमोरेंडम मतलब जो भी हम कंपनी का अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज एज पर रूल्स, एज पर लॉ। अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स pertaining to registration have been complied, which is to be submitted to the registrar with the above mentioned document for getting the company registered under the law। कि एक तरह से वो यही कहते हैं कि हमने जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं सबको पूरा कर दिया है और कोई भी चीज़ कंट्रारी टू लॉ नहीं है। कंट्रारी का मतलब विरुद्ध। दिस स्टेटमेंट कैन बी साइंड बाय द by an advocate और by a chartered accountant और a cost accountant और ये कोई लॉ की जिसको अच्छी जानकारी हो, जिसको मतलब बिजनेस के लॉ की, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, या कोई भी एडवोकेट हो सकता है जो पूरा देखे कि हाँ डॉक्यूमेंट जो भी काम हो रहा है वो लीगल तरीके से हो रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी लेता है, वो साइन करता है। हु इज़ एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो उनको भी हमें पहले ही अपॉइंट करना होता है, तो वो लोग इसकी फिर जिम्मेदारी लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे तो हमें कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसके पास फ़ी पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन होने लगा है काम, और उसकी भी रिसीप्ट हमें तैयार करनी पड़ेगी कि हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दी है। और इस तरह से हम ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हुए, तो कौन कौन से 6 डॉक्यूमेंट हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद फी रिसीप्ट। तो 6 डॉक्यूमेंट हमें रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने हैं, ठीक है, जमा हो जाएंगे और फिर वो देखेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तो वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा। और जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है उस दिन से कंपनी का वो डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है, और उस दिन के बाद किए गए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंपनी के ऊपर लीगली बाइंडिंग होते हैं, यानी उनके लिए कंपनी लीगली रिस्पॉन्सिबल होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स? प्रमोटर कंपनी के क्या हैं? प्रमोटर्स कौन होते हैं? इस चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने पिछली क्लासेस बिल्कुल भी नहीं सुनी है, इसका मतलब
तो प्रमोटर्स की जो पोजीशन है वो केवल काम करते हैं, प्रमोटर अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड। वो आइडिया भी उन्हीं का होता है, सारे काम भी वही करते हैं कंपनी के, लेकिन वो कंपनी के लिए फिर भी एक आउटसाइडर ही होते हैं। उनको कंपनी के उनके द्वारा किसी भी काम को कंपनी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। थोपना का मतलब क्या, एक तरह से उसको कंपल्शन नहीं है कि कंपनी के अदर शेयर होल्डर्स उनको एक्सेप्ट करें ही करें। प्रॉपर जनरल मीटिंग होती है, जब शेयर होल्डर्स उसके शेयर्स इशू हो जाते हैं, कंपनी के ऑनर तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो ऑनर्स देखते हैं कि क्या चीज़ कंपनी के बेनिफिट में है क्या नहीं है, और वही चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं जो कंपनी के बेनिफिट में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रमोटर्स केवल आउटसाइडर्स हैं, उनके द्वारा किए गए काम कंपनी के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि बाइंडिंग हो ही हो। तो ये इसमें कहा गया है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो दे आर नाइदर द एजेंट ऑफ द कंपनी नॉर द प्रमोटर नॉर द ट्रस्टी। ये भी आपका एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये मैं आपको क्वेश्चंस भेजती हूँ, आप लोग ना क्वेश्चंस करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। और ये देखो, ये लिखा है, दे आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड बाय देम फॉर द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कर भी दिए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी लायबल नहीं है, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाद में अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनी के अदर शेयर होल्डर्स चाहें तो एक्सेप्ट कर लेंगे, तब तो वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। इसमें वर्ड लिखा है, इन केस द सेम आर नॉट रेटिफाइड द कंपनी लेटर ऑन। कंपनी कौन हुई? कंपनी का मतलब सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर वो कंपनी मिलकर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है तब तो ठीक है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो प्रमोटर उसके लिए पर्सनली वो प्रमोटर्स का लॉस होगा और वही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी एंजॉय अ फिड्यूशरी पोजीशन विद द कंपनी विच दे मस्ट नॉट मिसयूज। फिड्यूशरी का मतलब होता है एक विश्वास वाली स्थिति, कि प्रमोटर्स का कंपनी के साथ एक विश्वास का रिश्ता होता है, और ये माना जाता है कि प्रमोटर जो भी काम करेंगे वो सब काम कंपनी के बेनिफिट के लिए ही होंगे, और वो ये नहीं कर सकते कि चलो हम अपनी मर्ज़ी से अपने बेनिफिट के लिए कोई भी ऐसा काम कर लें जिसके ऊपर, जैसे मान लो आप लोग केक लेने गए, तो जो बच्चे केक लेने गए उन्होंने बताया तो हम 10,000 का केक लाएंगे, लेकर आए 9,500 का, और यहाँ पर बता दिया, या आपने किसी अंकल से बनवा दिया जो उसमें मोटा मुनाफा लेगा और आपने उनको बताया नहीं, तो ये सब नहीं होगा। आपने अगर बनवाना है, अंकल से बनवाया है, तो आप ये वाली बात भी बताएंगे, यानी कि आपने फिड्यूशरी रिलेशन रखना है। ये नहीं है कि आपने लोगों का पैसा इकट्ठा कर लिया और इसके बाद सोचो चलो जी पैसा तो मेरे पास आ गया, अब तो मैं मालिक हो गई। आपने जो भी डिसीज़न लेने हैं वो फिड्यूशरी होंगे, यानी कि लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको पैसे दिए हैं, तो आपने उनका विश्वास बना कर रखना है। और दे मस्ट नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। आपको कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करने हैं। तो जो बच्चा ये आइडिया लाएगा, पूरा प्लान बनाएगा, ही विल बी कॉल्ड प्रमोटर। लेकिन जब तक उसके लिए रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, मान लो हम आपकी बात करें, आप तो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज हो अभी, तो आप लोगों के, मान लो मैं ही रजिस्ट्रार हूँ आपका, तो मैं जब तक अप्रूवल ना दे दूँ तब तक आपका के प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, या आपकी ईएमसी टीचर ना दे दे। आपको प्रमोटर्स को कोई भी पर्सनल प्रॉफिट नहीं अर्न करना। जो भी प्रॉफिट होगा, चाहे वो उनका आइडिया था, चाहे वो उनकी मेहनत थी, लेकिन एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद द अदर्स। द कंपनी कैन डिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द परचेज प्राइस। और अगर हमें ये पता लग जाता है कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, कंपनी के पास जमा नहीं करवाया, आपने कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें आपको बेनिफिट हुआ है, तो आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है। प्रमोटर्स आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। जो भी उन्होंने कंपनी को बनाने में खर्चा किया है उसको रिकवर करने के लिए भी वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, मतलब वो क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बाद में अगर कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स चाहें तो
डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इनका पैसा इनको इन्होंने जो खर्चा किया वो इनको पे ऑफ किया जाए। एक्चुअली में तो क्या है, जो प्रमोटर्स हैं बाद में वही शेयर होल्डर्स बन जाएंगे जब वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे, तो वही एक तरह से इनडायरेक्ट वे में डिसीजन मेकिंग बॉडी में वो होंगे, तो वो दूसरे लोगों की सलाह से ये काम कर सकते हैं। द कंपनी में ऑल्सो रेम्यूनरेट द प्रमोटर्स फॉर देयर एफर्ट्स बाय पेइंग अ लमसम अमाउंट और अ कमीशन ऑन द परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी। तो कंपनी चाहे तो बाद में उनको रेम्यूनरेशन मतलब उनको बदले में कुछ पेमेंट कर सकती है। कंपनी उनको एक होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो दे सकती है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से खुद कुछ नहीं ले सकते। ये क्या टाइम हो गया, हो गई क्लास 11:15 बजे। चलिए ठीक है, क्लास ओवर करती हूँ मैं।